नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे भी साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं क्लास 11th यूपी बोर्ड की, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं आजकल, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ते हुए समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लेखांकन के सैद्धांतिक आधार क्या होते हैं, यानी थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोगों ने लेखांकन के सिद्धांतों की चर्चा करी हुई थी इसके पहले के वीडियोस में, जिसमें हम लोगों ने समझा कि पहली अवधारणा को अस्तित्व अवधारणा क्या होती है, फिर समझा मुद्रा मापन अवधारणा, फिर हम लोगों ने उसी वीडियोस में इसके पहले के वीडियोस में समझा था कि चालू व्यवसाय की अवधारणा अथवा निरंतरता संबंधी अवधारणा क्या होती है। यदि आपके पास उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर बताइए। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जो अकाउंटिंग क्लास 11th यूपी बोर्ड थ्योरी नाम से दिया होगा हमारे चैनल पे। यदि आप चाहते हो अकाउंटिंग को बहुत ही डिटेल में समझना, पढ़ना, जानना, तो आप लोग हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करके मात्र 119 रुपये में क्लास 11th यूपी बोर्ड के सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा, आपके सभी प्रश्नों का आंसर मैं जरूर करूंगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग समझेंगे कि चौथा लागत अवधारणा क्या है, ठीक है ना। फिर समझेंगे कि द्विपक्षीय अवधारणा क्या होती है, ठीक है। और हम लोग लास्ट में समझेंगे इधर कि उपार्जन अवधारणा क्या है, यानी अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं लागत अवधारणा से, यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट से। अब लागत अवधारणा क्या कहती है समझने का प्रयास करिएगा। लागत मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को खरीदने में लगा पैसा। बात समझ में आई? तो मैं यहां पे लिखूंगा हमेशा की तरह कॉपी में, चौथा मेरे पास है लागत अवधारणा। मैं समझा रहा हूं आप सभी को, तो मैं कहूंगा कि इधर लागत का मतलब किसी वस्तु को खरीदने या उसके उत्पादन में लगे खर्च, यानी एक्सपेंसेस से है। यानी मैंने कहा कि मैं किसी भी वस्तु को खरीद रहा हूं और उस खरीदने में जो भी मैं लागत लगा रहा हूं, जो भी मैं खर्चा कर रहा हूं, वही खर्चा क्या कहा जाएगा? वही खर्चा कहा जाएगा लागत। ठीक है, तो मान लीजिए यह एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना। यह बिजनेसमैन अपने व्यवसाय के लिए एक मशीन खरीदता है। ये हमारे पास मशीन है, मान लीजिए मशीन खरीदा गया बिजनेस में, और इस मशीन को खरीदा गया 5 लाख रुपए में। कितने में? 5 लाख रुपए में इस मशीन को खरीदा गया, ठीक है। तो जो 5 लाख रुपए है, यह 5 लाख रुपए इस मशीन की लागत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस मशीन की लागत हो जाएगी। अभी आप लोग के मन में यह बात आ रही होगी, सर यहाँ पे तो आप अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे बिजनेस क्यों ठूस रहे हो, व्यवसाय क्यों बता रहे हो, व्यवसाय के बारे में क्यों बता रहे हो? तो व्यवसाय के बारे में बताने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर कोई अकाउंटेंट होगा और उस अकाउंटेंट को बुलाऊंगा और कहूंगा भाई तू इसकी अकाउंटिंग कर, तो जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इस 5 लाख रुपए को ही लेगा। ठीक है, मान लीजिए 2021-22 में मशीन खरीदा गया। उस समय पे
मशीन की जो लागत है वो 5 लाख रुपए है, तो 2021-22 में जो मशीन की लागत रखी जाएगी वो 5 लाख तो रखी जाएगी। इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बुक वैल्यू हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि हर साल हमें नया अकाउंट बनाना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जब मैं अकाउंटिंग करूँगा एज ए अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट यहाँ पे है या अकाउंटिंग करेगा, तो फिर से जो एसेट है उसकी वैल्यू को 5 लाख रुपए ही लेगा। ठीक है, यानी कॉस्ट पे ही यह लेता चला जाएगा। बात समझ में आई? और कॉस्ट में लेकर के यह हर साल कुछ न कुछ डेप्रिसिएशन को माइनस करता है और नई वैल्यू को निकाल देता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि लेखांकन में लागत की अवधारणा को फॉलो करना होता है, यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है, न कि मार्केट की वैल्यू के कॉन्सेप्ट को। हो सकता है कि यह जो मशीन है इसका प्राइस महंगाई से बढ़ गया हो, अब यह मशीन मार्केट में 6 लाख का मिले पुराना बेचने पर भी, लेकिन मुझे इस 6 लाख से मतलब ही नहीं है, मुझे इस 6 लाख मार्केट प्राइस से मतलब ही नहीं है। और मुझे मार्केट प्राइस से मतलब नहीं है तो मुझे किससे मतलब है, मुझे तो भाई साहब कॉस्ट से मतलब है, यानी लागत से मतलब है, जो मेरे पास पैसा लगा हुआ है इस मशीन को खरीदने में। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी बात को हम लोग कहते हैं कि यह कॉन्सेप्ट हमारे लिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। अब कौन सी बातें लिखी गई हैं किताब में पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि इस अवधारणा के अनुसार समस्त अस्थायी संपत्तियों का लेखांकन उसके लागत मूल्य अथवा क्रय पर किया जाना चाहिए। जो मैंने आप सभी को बताया एग्जाम्पल में कि मशीन खरीदा था 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए ही रिकॉर्डिंग में आएगी। लेखांकन के समय उसके वर्तमान मूल्य या प्रतिस्थापन मूल्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। और मैंने कहा कि मार्केट में मान लीजिए उसकी प्राइस, मेरे मशीन की प्राइस कितनी हो गई थी, 6 लाख हो गई थी, मुझे 6 लाख को देखना ही नहीं है भाई साहब। बात समझ में आई? मुझे तो बस 5 लाख पे ध्यान देना है। फिर आगे कहा गया कि आगामी वर्षों में अस्थायी संपत्तियों पर ह्रास उसके क्रय मूल्य अथवा लागत मूल्य पर ही अपलिखित किया जाना चाहिए। ठीक है, उस पे हम लोग जब ह्रास लगाएंगे, नहीं डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो लागत मूल्य है उसी पे हम लोग कंसिडर करेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है उसको हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे, कैसे लगाते हैं उसको पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट में। और इसके साथ साथ हमारे लिए डेप्रिसिएशन का एक अलग से टॉपिक भी है। आगे कहा गया कि इस अवधारणा में संपत्ति जिस मूल्य पर प्राप्त की जाती है उसका लेखा उसी मूल्य पर किया जाता है, तथा ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिन्हें प्राप्त करने में कोई लागत न हो उन्हें लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं किया जाता, जैसे तकनीकी कुशलता में वृद्धि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो मेरे पास तकनीकी कुशलता में वृद्धि हो गई, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ी ना कंसीडर करेंगे, हमें केवल और केवल कॉस्ट को देखना है, समझना है, जानना है। बात समझ में आई? इस तरीके से लागत अवधारणा खत्म होती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहा गया कि द्विपक्षीय अवधारणा यानी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या समझना पड़ेगा, देखिएगा। हम लोग जिसको कहते हैं डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। कहा गया कि इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक व्यवहार में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में हम लोग 2 पक्ष के अलावा 2 अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तथा इन व्यवहारों का दोनों पक्षों पर समान विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी हमारे पास अगर एक पक्ष पर प्रभाव पड़ा तो दूसरे पक्ष पे भी पड़ेगा। ठीक है, और विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक पक्ष विकलित यानी डेबिट तथा दूसरा पक्ष
समाकलित यानी क्रेडिट होता है। बात समझ में आई। डेबिट और क्रेडिट के बारे में मैंने आपसे पहले बताया भी है। आगे चलते हैं। ये व्यवहार एक ओर संपत्ति को प्रभावित करते हैं, वहीं दूसरी ओर संपत्ति के विरुद्ध पूंजी तथा दायित्वों को प्रभावित करते हैं। अकाउंटिंग में हम लोगों ने जब लेखांकन समीकरण को सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चंस को, उसमें हम लोगों ने डिटेल में समझा हुआ है। अगर आप लोगों ने वे वीडियो नहीं देखे तो देखिए, समझिए, जानिए, और एक्स्ट्रा जानने समझने के लिए आप लोग हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे कहा गया कि परिणाम स्वरूप चिट्ठी के दोनों पक्षों का योग समान होता है, यानी बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होते हैं। संपत्ति में वृद्धि होने से पूंजी अथवा लेनदारों में वृद्धि होनी आवश्यक है। अगर हमने कोई भी एसेट खरीदा तो कहीं ना कहीं हमारे पास एसेट आने से या तो हमारे पास दायित्व बढ़ गए, मैंने कहीं से कर्जा लेकर खरीदा, या तो मेरी पूंजी बढ़ गई, या फिर मैंने जो पूंजी बढ़ी उसको मैंने कहा कि मैंने पूंजी को एसेट के रूप में बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। आगे कहा गया इस अवधारणा को लेखांकन के आधारभूत समीकरण के रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, यानी कहा गया संपत्तियां इज इक्वल टू देयताएं प्लस पूंजी, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आते हैं आगे और अंतिम पॉइंट को समझते हैं। कहा गया उपार्जन अवधारणा यानी अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इसे लागत एवं आगम की अनुरूपता की अवधारणा अथवा प्रयत्न एवं प्राप्तियों की अवधारणा भी कहा जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं समझाता हूं। इसमें यह होता है कि आपने मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। मान लीजिए मैंने, एक आदमी है मनीष को 5 लाख का सामान बेचा, तो मनीष को मैंने 5 लाख का सामान बेचा, तो हो सकता है मनीष के पास पैसे हों तो मनीष मुझे पैसे तुरंत दे देगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मनीष के पास मान लीजिए 2 लाख हैं, उसके पास 3 लाख नहीं है। तो मनीष के पास अगर 3 लाख नहीं है तो मनीष कहता है सर मैं आपको 3 लाख रुपए 3 दिन बाद या फिर 30 दिन बाद दे दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तब मैं अकाउंटिंग पूरे के पूरे 5 लाख की करूंगा और मैं दिखा दूंगा कि 2 लाख मुझे कैश में मिले और 3 लाख उधार है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको पैसे आज मिले या फिर पैसे 1 महीने बाद मिलने वाले हैं, उससे मुझे तनिक मतलब नहीं होता है। मेरे पास कोई भी घटना घटित हुई, उस घटना को मुझे लिख देना है अगर वह घटना मौद्रिक लेन देन को प्रभावित करती है तो। बस इतना इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। अब जो यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं उसको मैं समझा देता हूँ। यह अवधारणा नगद वसूली तथा नगद वसूल करने के अधिकार तथा नगद भुगतान या नगद है। प्रत्येक व्यवसायी एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यापारिक परिणाम की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह परिणाम एक निश्चित अवधि के आगम यानी आय की उस निश्चित अवधि में हुए व्यय से तुलना कर प्राप्त किए जाते हैं, चाहे उसका नगद भुगतान में प्राप्त हुई राशि हो अथवा भुगतान में प्राप्त न हुई हो। भैया पैसा मिला चाहे नहीं मिला, जितना सामान बेचा उसकी अकाउंटिंग कर दिया, वही यहाँ पे समझा रहा है। इस आधार पर अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय को ध्यान में रखकर ही लेखांकन का कार्य किया जाना चाहिए। इसके अनुसार निम्नलिखित आय अथवा व्यय चालू वर्ष से संबंधित माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, इसको मैंने अलग अलग वीडियोस में समझाया हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। इसमें कौन कौन सी बातें आप लोग यहाँ समझिएगा। पहला कहा गया चालू वर्ष से संबंधित आय, चाहे वह गत वर्ष में प्राप्त हो चुकी हो अथवा चालू वर्ष में प्राप्त हुई हो अथवा आगामी वर्ष में प्राप्त होनी शेष हो। चालू वर्ष से संबंधित आय मतलब कि जो आय मेरे पास इस साल मिलने वाला था, जो पैसा मुझे इस साल मिलने वाला था, उसकी बात की जा रही है। कहा गया कि जो पैसा मुझे इस साल मिलने वाला था वह गत वर्ष में मिल चुका है, या फिर इस साल मिला, या फिर मुझे आने वाले वर्ष में सामने वाले ने कहा कि मैं दे दूंगा। फिर आगे कहा गया व्यय के बारे में। तो चालू वर्ष से संबंधित व्यय, चालू वर्ष चाहे वह चालू वर्ष में किया गया हो अथवा गत वर्ष में ही कर दिया गया हो अथवा आगामी वर्ष में किया जाना शेष हो। जो मैंने ट्रांजैक्शन, जो मैंने पेमेंट पिछले साल इस साल करना है उसको पिछले साल कर दिया,
इस साल करके दे रहा हूँ या फिर उसका मैं पेमेंट आगे आने वाले साल करूँगा, मुझे उससे तनिक भी मतलब नहीं होता है। अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो उसकी एंट्री मैं आज की आज कर दूंगा। क्लियर है? यही बात मुझे समझाती है उपार्जन अवधारणा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन तीनों अवधारणाओं को समझ लिया। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग हमसे पूछिए, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।